माँ, तुम थकती नहीं हो सारा दिन काम करके? इतनी बड़ी हवेली है, तुम कैसे इसकी सफाई कर लेती हो? मुझे समझ नहीं आता कि हम किस सदी में जी रहे हैं। आप लोग विरोध क्यों नहीं करते? आखिर कब तक हम इनका जूठा खाते रहेंगे? कब तक इनकी उतरन पहनते रहेंगे? आप और पापा इतने सालों से उनके काम कर रहे हो, बदले में आपको ये जूठन और ये उतरन मिलती है। मनु रोज की तरह फिर बोलने लगी। चुप कर कर्मजली, तेरी ये जुबान किसी दिन हमें मरवा देगी। तुझे ठाकुर का पता नहीं है क्या? उन लोगों ने सुन लिया तो और लोगों की तरह तेरा भी पता नहीं चलेगा कि तू कहाँ गई। माँ उसका मुंह बंद करते हुए बोली। माँ, तुम लोग क्यों आज की सदी में भी गुलाम बनकर जी रहे हो? बेटी, ये जो तू बोल रही है ना, ये भी इन्हीं ठाकुर की मेहरबानी है। अगर वो तुझे पढ़ने न भेजते तो तू कहाँ पढ़ सकती थी? एहसान मान उनका। माँ फिर बोली। एहसान? माँ, तू भी कितनी भोली है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। उन्होंने मुझे पढ़ाया अपनी बेटी के लिए। स्कूल कॉलेज में गई पर अपने नाम से नहीं, मानसी के नाम से। सब मुझे मानसी ठाकुर पुकारते हैं। पढ़ाई मैंने की और सर्टिफिकेट उसे दिए। मेरी इस पढ़ाई का क्या फ़ायदा? बिना सर्टिफिकेट के कहीं काम तक नहीं कर सकती। मैं भी इनकी गुलाम बनकर रह गई हूँ। मनु को बहुत गुस्सा आ रहा था। मनु, तुझे क्या लगता हमारा दिल नहीं दुखता तेरे लिए? लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे बाप दादा यही करते आए हैं, हमें भी यही करना है। तेरे आने का मुझे पता ही नहीं चला, वरना मैं तुझे पैदा ही नहीं होने देती। तो हम पति पत्नी के साथ ये सब खत्म हो जाता। तेरे बाद मैंने इसीलिए कोई बच्चा पैदा नहीं किया कि क्या करना है, बच्चे अगर बड़े होकर उन्हें गुलामी ही करना पड़े। कहकर माँ रो पड़ी। मनु माँ से लिपट गई। माँ, मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, अब नहीं बोलूँगी, पर प्लीज़ ऐसे रो मत। अरे क्या बात है, बड़ा प्यार हो रहा है माँ बेटी में। उसके पापा आ गए थे। ये ठाकुर की हवेली के वफादार थे। माँ तो फिर भी बोल पड़ती थी। पापा ठाकुर के खिलाफ कुछ नहीं सुनते थे। दोनों पापा की तरफ देखती रहीं। अरे बिटिया, तेरे तो भाग ही खुल गए। ठाकुर साहब कह रहे हैं कि तुम्हारी शादी किसी ठाकुर से करेंगे, उसके पापा ने खुश होते हुए कहा। पापा की बात सुनकर मनु ख्यालों में खो गई। ठाकुर चरण सिंह नाम था उनका। वो उनकी बेटी मानसी इससे 1 साल बड़ी थी। जब ये पैदा हुई तो इसका नाम मनु रखा था, क्योंकि इन्हें बड़े नाम रखने की इजाज़त नहीं थी। बड़े नाम सिर्फ ठाकुर ही रखते थे। ठाकुर के 2 बेटों के बाद ये बेटी हुई थी। बहुत लाडली थी वो। जो मांगती उसके सामने होता। उसके उतारे कपड़े मनु को दिए जाते। मनु बहुत खुश होती थी। वो पहनकर गाने गाती फिरती। 6 साल की हुई तब उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। उसका नाम मनु से मानसी ठाकुर हो गया। फिर वो कभी घर नहीं आई। छुट्टियों में सब बच्चे घर जाते थे और इसे वहीं शहर में बिजली आंटी के साथ एक घर में रखा जाता था। तब उसे वो जिंदगी अच्छी लगती थी। लेकिन धीरे धीरे उसका मन भर गया। उसे खुद को मानसी कहलाना बुरा लगने लगा, पर उसे मानसी बनकर ही रहना पड़ा। स्कूल के बाद कॉलेज से एमसीए करने के बाद ही वो घर आई। उसने अपने माँ बाप को 17 साल बाद देखा। जब वो गई थी तो वो 6 साल की थी और अब लौटी है तो 23 साल की जो हो गई है। वो बहुत ही सुंदर हो गई थी। वो तो माँ बाप का चेहरा भी भूल गई थी। घर आई तो माँ उसे कमरे में ले गई और उसने सबसे पहले उसके चेहरे पर काजल मल दिया और उनके खुले लंबे बालों पर तेल लगाकर 2 चोटियों में बांध दिया। उसने विरोध किया तो माँ बोली, बेटी, इतना रंग रूप अगर ठाकुर साहब ने देख लिया तो छोड़ेंगे नहीं। अब तो दोनों छोटे ठाकुर भी जवान हो गए हैं, तुझे पता भी न चलेगा कि क्या हो रहा है। ऐसे रहेगी तो किसी की नज़र नहीं पड़ेगी तुझ पर। और सुन, ये अच्छे कपड़े छोड़कर ये मेरी मैली साड़ी पहन ले। उसे अब माँ की बात समझ आ गई। उसने सूट उतार कर माँ की पुरानी साड़ी पहन ली। धीरे धीरे उसे सारी बातें समझ आ गई। माँ सारा दिन घर के उनके काम करती थी, कभी सफाई कभी बर्तन। वैसे तो और काम वालियाँ भी थी, पर उनसे काम उसकी माँ करवाती थी और उसके पापा सारा दिन उनकी कारें धोते, उनका हर हुक्म बजाते, सारा दिन ठाकुर के साथ रहते। अरे बिटिया, क्या सोचने लगी? पापा ने उसे हिलाते हुए पूछा। किससे शादी कर रहे हो बेटी की? माँ बोली। माँ की बात सुनकर पापा बोले, वो तुमने ठाकुर विक्रम का नाम सुना है ना, उन्हीं का बेटा है एकम ठाकुर। असल में मानसी बीबी के दादाजी ने बीबी की शादी विक्रम ठाकुर के बेटे से बचपन में कर दी थी और वादा किया था कि 18 की होने पर वो इसे ले जाए।
अब तुम्हें तो पता है बीबी के नखरे कितने हैं। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। वो कहती हैं कि मुझे इससे शादी नहीं करनी। मैं तो अपनी मर्जी से शादी करूंगी। अब बड़ों के वचन को कैसे झुठला दें। तो ठाकुर जी ने कहा है कि मनु भी उनकी अपनी बेटी है, इसलिए बीबी की जगह उसे भेज देते हैं। हमारी बेटी की शादी ठाकुरों में हो जाएगी। इतने पैसे वाले लोग हैं, अपनी बेटी राज करेगी। और सबसे बड़ी बात कि इसकी जात बदल जाएगी, इसका भविष्य सुधर जाएगा। लेकिन अगर उनको पता चल गया कि ये मनु है, बीबी नहीं, तो माँ ने चिंता जताई। अरे वो लोग दूर बड़े शहर में रहते हैं, आप खानदान में सिर्फ माँ बेटा बचे हैं। उन्होंने कभी बीबी को देखा नहीं, कोई कैसे पहचानेगा, पापा बोले। जिसकी शादी की बात चल रही थी वो चुप बैठी थी। वो सोच रही थी कि वो कर भी क्या सकती है। उसने कल ही 2 नौकरानियों को बात करने सुना था कि बीबी ठाकुर जो कह रही थी कि उस घर में मुझे शादी नहीं करनी, वो लड़का तो पागल है। और बेचारे पापा को क्या पता, जो ठाकुर ने कह दिया वो सच है, चाहे वो पागल ही हो। पापा ने ठाकुर का नमक खाया है, बेटी की कुर्बानी हंसकर दे देंगे। क्या सोच रही हो बेटी, हाँ कर दे, माँ ने पूछा। माँ और कोई चारा भी तो नहीं है, अगर हम जवाब देंगे तो ठाकुर आप लोगों को मारेंगे। माँ कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी, मुझे अब आदत ही हो गई है मानसी बनने की। तो क्या है अगर सारी उम्र मानसी ही बनकर रहना पड़े, मनु बोली। माँ ने उसे गले से लगा लिया। रात भर मनु सो नहीं पाई, उसके मन में एक गाना चलता रहा। वो माँ को गले लगाकर गाना गाने लगी। महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। बेटी तो है धन ही पराया, बेटी तो है धन ही पराया, पास अपने न कोई रख पाया, भारी करना अपना जिया, तुम्हारी बेटी राज करेगी। दोनों माँ बेटी रोती रहीं। उसके पापा भी उसके पास आकर रो पड़े। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और बोले, बेटा हमने तो अपनी ज़िंदगी जैसी तैसी काट ली, दुआ है भगवान से कि तुझे हर खुशी मिले। अगले दिन उसे मानसी के कमरे में ले जाया गया। पार्लर वाली ने इसे तैयार किया। बहुत ही प्यारा लहंगा और गहने पहनाए गए। वो बिल्कुल रानी लग रही थी। उसे सजा कर नीचे ले आए। उसे ऐसा लग रहा था मानो कैदी को फांसी से पहले तैयार किया जा रहा हो। नीचे बैठक में एक पढ़ी लिखी लेडी अपने बॉडीगार्ड्स और नौकरों के साथ सोफे पर बैठी थी। मनु बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो लेडी मनु को देखकर खुश हो गई। उसे ऐसी ही बहू चाहिए थी। उसने मनु को शगुन डाला, फिर अपने शाही कंगन उसके हाथों में डाले। फिर सबने एक साथ खाना खाया, जबकि मनु की माँ नौकरों के साथ काम करती रही। फिर शाम को उन्होंने सारी रस्मों रिवाजों के साथ मनु को विदा किया। मनु की माँ ने आकर उसकी चुनरी ठीक की और बाप ने उसके पैर साफ करके सैंडल पहनाए। फिर वो दूर खड़े रहे। ठाकुर ठाकुराइन और उनके 2 बेटों ने उसे विदा किया। उसकी नज़रें दूर खड़ी अपनी माँ पर थी, जो अकेली खड़ी रो रही थी। वो खुद भी रोए जा रही थी। पता नहीं कौन और कैसे लोग होंगे, सोचकर ही उसे डर लग रहा था। पर उसकी किस्मत में क्या है ये तो वो भगवान ही जानता था। काफ़ी लंबा सफ़र था। वो उस लेडी के बराबर ही बैठी थी। वो लेडी बोली, ऐसा करो बेटी, चाहो तो ये पल्लू उतार दो। मुझे पता है आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां ये सब पसंद नहीं करती। अगर भूख या प्यास लगे तो शर्माना मत, मुझे बता देना। अब मैं तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ। तुम भी सोच रही होगी कि ये कैसी शादी है। बेटे, इस समाज ने लड़कियों की किस्मत इन मर्दों के हाथों में सौंप रखी है। पहले बेटी के पैदा होते ही मार देते हैं, फिर लड़कों के लिए लड़कियां मिलनी कम हुई तो बेटी को मारना बंद कर दिया। पर उनकी बचपन से ही शादियां कराने लगे। छोटी छोटी बच्चियों को बूढ़ों से ब्याह देते थे। कुछ के पति मर जाता तो जेठ देवर सब उसका शारीरिक शोषण करते। कुछ तो छोटी उम्र में बच्चा पैदा करके खुद ही मर जाती। अब ये वक्त आया, शादी तो बचपन में कर देते हैं पर भेजते 18 के बाद हैं। हम ठाकुरों में ऐसा ही होता है बेटा। जब तुम 18 वर्ष की हुई थी, एकम 22 का हो गया था। मैंने तुम्हारी माँ से बात की थी। वो कह रहे थे कि तुम अभी पढ़ रही हो, सो मैंने कहा कि जब पढ़कर आ जाएगी तब हम ले आएंगे। पता है ये बेटियों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि लड़कियां बड़ी हुई तो कोई उठा ले जाएगा या वो खुद किसी के साथ भाग जाएंगी। लेकिन लड़कियों को दोषी मानने वाले ये अपने बेटे को क्यों नहीं सिखाते कि लड़कियों की इज्जत करें।
उन्हें तो ये सिखाते हैं कि लड़कियां पाँव की जूती हैं, पर मैंने अपने एकम को सिखाया है कि लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए और उन्हें प्यार सम्मान देना चाहिए। वो बहुत ही अच्छा है। वो बोलती रही, मनु सुनती रही। मनु ने खुद ऐसे लेक्चर कई बार दिए थे, पर अब वो चुप थी कि वो क्या बताए कि उसकी कहानी तो इससे भी दर्द भरी है। वो न तो अपने माँ बाप को अपना कह सकती है, न वो मानसी के माँ बाप को अपना कह सकती है। कोई दुख हो तो न वो अपने माँ बाप के गले लगकर रो सकती है और न ही मानसी के माँ बाप को गले लगाकर रो सकती है। आज वो एक ऐसे बंधन में बंध गई है जो उसके लिए है ही नहीं। वो ऐसे पति की पत्नी बन गई है जो उसका नहीं है, जिसकी शादी किसी और से हुई और दुल्हन बनकर वो आ गई। पता नहीं कैसा होगा अगर वो भी ठाकुरों जैसा ठाकुर हुआ तो, और औरतों से संबंध रखता हुआ तो। अरे पगली, तुझे क्या, वो कौन सा तेरा पति है? अच्छा है अगर और औरतों से संबंध रखेगा। तू क्यों चिंता कर रही है? मनु के मन ने कहा। वो लोग जब पहुंचे तो शाम हो गई थी। वो लेडी जो अब उसकी सासू माँ थी, वो कार से पहले उतर गई। बाहर नौकरानी थाल लिए खड़ी थी। एक नौजवान कार के पास आया। इसकी सास ने उसे दरवाज़ा खोलकर मनु की मांग भरने को कहा। उसने मनु का टीका उठाकर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। सास ने उसे एकम के गले में डाले दुपट्टे का एक किनारा पकड़ाया। उसने पकड़ लिया और तब सास ने उसे कार से बाहर निकाला। फिर उसे और उसके पति एकम को दरवाजे के आगे खड़ा करके आरती की और उन दोनों के सर पर पानी वार कर पीने की रस्म हुई। फिर चावलों के बर्तन को पैर मार कर बिखेरने की रस्म हुई। उसके बाद परात में सिंदूर घोलकर मनु के सामने रखा गया और सास ने बताया, बेटा इसमें खड़ी हो जाओ। फिर एकम से बोली, एकम बहू को मंदिर की तरफ ले जाना। उन्होंने वैसा ही किया। मनु ने दोनों हाथों से लांगा पकड़ा हुआ था, इसलिए एकम ने उसे पकड़कर बाहर निकालने में उसकी मदद की। वो दोनों घर में बने मंदिर में गए। मनु ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने मन में कहा, भगवान, मैं जानती नहीं कि ये सही है या गलत, पर अब जब इन्होंने मेरी मांग भर दी है और मैंने दुल्हन होने की हर रस्म निभाई है, तो आज से मैं इन्हें दिल से अपना पति मानती हूँ। एकम ने भी पूजा की। फिर उन्हें सामने बड़े सोफे पर बिठा दिया गया। दो लड़कियां भागी आईं और उसके पास बैठ गईं। सास ने मनु को बताया, मानसी बेटे, ये दोनों तुम्हारी बहनें हैं, ये मझली और ये अंतिम। दोनों ने उसे नमस्ते बुलाई। मनु ने हाथ जोड़कर उन्हें जवाब दिया। सास ने उसे 2 पैकेट पकड़ाते हुए कहा, ये लो बेटा, एक एक इन दोनों को दे दो। मनु को पता था कि इसमें पैसे होंगे। उसने दोनों को एक एक दे दिया। दोनों उसके पीछे भाभी भाभी करती फिर रही थी। माँ, सच में भाभी बहुत ही सुंदर है। मेरी भाभी से सुंदर किसी की भाभी नहीं है। मेरे कॉलेज की लड़कियों में भी इतनी सुंदर कोई नहीं है, अंतिम बोली। वो मनु की बाह को पकड़कर बैठ गई। मझली दूसरी साइड में बैठ गई। उसकी सास ने उन्हें बड़ी मुश्किल से पीछे बुलाया और कहा, तुम यहाँ साइड में बैठ जाओ, अब मुँह दिखाई की रस्म होगी। फिर इसकी मुँह दिखाई की रस्म शुरू हुई। एकम और वो सोफे पर साथ साथ बैठे थे। सभी औरतें एक एक करके आती। उसकी सास उसे बताती कि ये तुम्हारी मामा मामी है, ये चाचा चाची हैं वगैरह। दोनों सबके चरण छूते। वो लोग उन्हें आशीर्वाद देते और दोनों को शगुन देकर चले जाते। घर भर में मनु की खूबसूरती के चर्चे हो रहे थे। सभी कह रहे थे कि इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी बहू पूरे खानदान में नहीं थी। मनु और एकम तक उनकी बातें सुन रहे थे। मनु को अपनी माँ याद आ रही थी। पता नहीं वो कैसी होंगी, सोचकर ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक बूढ़ी ताई मुँह देखने लगी तो उसने उसके आंसू देख लिए। वो बोली, अरे बहुरिया, रो क्यों रही हो? उसकी सास उसके पास आकर बोली, अरे दीदी, आप भी गजब करती हो। अभी तो बेचारी अपने माँ बाप भाइयों को छोड़कर यहाँ आई है। घर में सबकी लाडली थी, उनके बीच से आकर यहाँ एकदम अजनबी माहौल में आना पड़ा। अब रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? कहकर उसकी सास ने उसके आंसू साफ किए और बड़े प्यार से गले लगाकर चुप कराया। बेटी, दुनिया का यही दस्तूर है। तुझसे पहले हम भी ऐसे ही आए थे और अब तू आई है। कल को मझली और अंतिम भी ऐसे ही जाएंगी। लड़कियों को शादी करके दूसरे घर जाना ही पड़ता है। मनु को अपनी सास अच्छी औरत लगी। काफ़ी देर ये सब चलता रहा। फिर उसे उसकी नंदों ने खाना लाकर खिलाया। उसे अब ये घर भी अच्छा लग रहा था। सही कहा है किसी ने कि घर घर के लोगों से होता है। बुरे लोग हो तो यही घर बुरा लगने लगता है, अच्छे लोग हैं तो ये अच्छा लगने लगा था।
रात को मछली और अंतिम उसे एक बड़े कमरे में छोड़ गई। वो बैठी कमरे को देखने लगी। कमरा बहुत बड़ा था। सामने एक हैंडसम से लड़के का बहुत ही सुंदर पोस्टर लगा था। वो लेटी लेटी उसे देखे जा रही थी। अच्छा, तो ये है एकम, मेरा पति। वो खुद ही सोच कर दुखी हो गई कि वो उसका पति नहीं, वो तो मानसी का पति है। पर इसने तो मानसी को कभी देखा भी नहीं। फिर मेरी मांग में सिंदूर भी भरा है तो मेरा पति ही है। वो अभी इसी कसमकस में थी कि तभी दरवाज़ा खोलकर एकम अंदर आ गया। वो सिर झुकाकर बैठ गई। उसकी सांसें तेज चलने लगी। उसके शरीर में अजीब सी खलबली सी मचने लगी। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ये कैसा होगा, वो सोच सोच कर घबराए जा रही थी। एकम उसके पास आकर बैठ गया और बोला, मैंने सुना है आपने एमसीए किया है। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि आप इतनी पढ़ी लिखी होकर भी आप इन रस्मों को मानती हैं। मैंने तो सोचा था कि आप बहुत ही मॉडर्न हो और ठाकुर की इकलौती बेटी होने के कारण बिगड़ैल होंगी, लेकिन आप किसी भी एंगल से मुझे ऐसी नहीं लगी। मुझे इन रिश्तों पर विश्वास नहीं है। मैं ऐसी शादी को शादी नहीं मानता। कम से कम आदमी ने एक दूसरे को देखा तो हो। चलो देखा नहीं तो न सही, बारात तो हो, शादी शादी की तरह तो लगे। आपको ऐसा नहीं लगता? आपने विरोध क्यों नहीं किया? जी मैं कैसे करती? डर के मारे वो इतना ही बोल पाई। चलो जो हुआ सो हुआ। रात बहुत हो गई है। आप कपड़े चेंज करके सो जाइए। मैं ये सामने सोफे पर लेट जाता हूँ। अगर कुछ चाहिए हुआ तो बता देना, कहकर वो सामने सोफे पर चादर लेकर लेट गया। मनु नहा धोकर कपड़े बदल कर कमरे में आई तो उसने देखा कि एकम सोफे पर सो गया था। मनु भी चुपचाप बेड पर सो गई। थकी हुई थी तो लेटते ही नींद आ गई। सुबह उसकी बॉडी अलार्म ने उसे 6 बजे जगा दिया। उसकी आंख खुली तो वो कमरे में अकेली थी। वो उठकर नहाने चली गई। वो तैयार होकर बाहर आई तो उसे कोई नहीं देखा। किचन में नौकर काम कर रहे थे। सबने आकर इसे प्रणाम किया और एक ने चाय के लिए पूछा, बहू रानी आप कैसी चाय लेंगी? मेरा मतलब है कि कम मीठे वाली कि ज़्यादा मीठे वाली? फिर अदरक तुलसी इलायची वाली पियेंगी कि सिंपल पियेंगी? हम वैसे ही बना कर दे देंगे। वो बोली, जैसी भी है ला दीजिए। मेरे खाने पीने में मैं सब खा पी लेती हूँ। जो सबको बनेगा वही मैं भी खा लूँगी। चाय पीकर वो गार्डन का चक्कर लगाने को चली गई। उसने कमरे की बालकनी से गार्डन देखा था। वो गार्डन में आई तो उसे किसी लड़की की आवाज़ आई। वो झट से पेड़ के पीछे छुप गई। उसने उस तरफ देखा। उसे एक लड़की दिखी। वो उसे पहचान गई। इसकी सास ने मुंह दिखाई पर इसे इससे मिलवाया था। ये इनकी पड़ोसन ऋचा थी। वो लड़की बोल रही थी, एकम तुम जानते हो ना कि मैंने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें यह शादी करने दी है। अब तो दादाजी की प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी। अब जल्दी से वो अपने नाम करा लो और फिर जल्दी से उसे तलाक दे दो। अब जब हमें पता है कि वो ठाकुर जी की असली बेटी नहीं है तो तुम उसे आसानी से तलाक दे सकते हो, क्योंकि ये बात सिर्फ मुझे पता है कि असली मानसी कौन है। हम इसे आसानी से हटाकर शादी कर लेंगे। उस लड़की की बातें सुनकर मनु के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर दबा लिया। ये लड़की कौन है और ये असली मानसी को कैसे जानती? वो चुपचाप खड़ी रही एकम की आवाज़ सुनने के लिए, पर वो बोला ही नहीं। फिर उसे किसी के किस करने की आवाज़ें आई तो वो वहाँ से निकलकर छुपती छुपाती अंदर आ गई। उसने अंदर आकर चैन की सांस ली। उसे सामने फिर वही नौकर मिल गया जिसने चाय दी थी। वो बोली, अगर चाय और है तो एक कप मुझे दे दो। लाओ, ऐसा करो ऊपर कमरे में ले आना। वो पहले कहने लगी थी कि मुझे दे दो, लेकिन फिर उसे याद आया कि मानसी कभी भी चाय खुद उठाकर नहीं ले जाती। सो उसने उसे ऊपर ले जाने को कहा, पर इन नौकरों को देखकर उसे अपनी माँ याद आती थी। वो अपने ही ख्यालों में गुम ऊपर आ गई। उसे अपनी माँ की बात याद आ रही थी कि बड़ी बड़ी हवेलियों के राज या तो हवेलियों को पता होते हैं या उस भगवान को। सच में ये बात उसे आज समझ आई थी। इसी तरह वो कमरे में आ गई। वो अपने ही ख्यालों में खोई थी कि वो एकम से टकरा गई। वो गिरने लगी तो एकम के पकड़ने से पहले ही वो खुद ही संभल गई। उसकी इसकी आवाज़ उसके कान में गूंज गई। उसे एकम के छुअन से घिन सी महसूस हुई। एकम तैयार हो रहा था जब वो उससे टकरा गई। वो संभली तो हैरान हो गई कि ये अंदर कैसे आया। अभी तो बाहर उस लड़की के साथ था और दरवाजे से ही मैं अंदर आई हूँ, तो ये कब और कैसे अंदर आए?
मैं भी पागल हूँ, इतनी बड़ी हवेली में अंदर आने जाने के कई रास्ते होंगे। हाँ, यही होगा, ये किसी पिछले दरवाजे से आ गया होगा। तभी नौकर चाय लेकर आ गया। उसने चाय टेबल पर रखवा दी। वो सोफे पर बैठ गई और चाय पीने लगी। चाय पीते हुए वो एकम को देखे जा रही थी कि ये दिखने में कितना शरीफ लग रहा, लेकिन है कितना खराब। बिहेवियर से बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि किसी लड़की से मिलकर आ रहा है। इतना शांत कैसे रह सकता है? अजीब बात यह है कि मैं जब वहां से भागी तो ये किस रास्ते, जो भी है ये वही था। अब अचानक से कमरे में आया, कब नहाया, फिर उसे देखकर भी नहीं लगा कि ये भाग कर आया होगा। पता नहीं ये सब क्या है। एकम ने उसे अपनी तरफ देखते हुए देखा तो बोला, इस तरह क्यों देख रही हो? मुझे डर लग रहा है, कहीं मेरा कत्ल करने का इरादा तो नहीं? कहकर वो हंस दिया। नहीं नहीं, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। देखने से तो ऐसा ही लग रहा है जैसे क्राइम पेट्रोल में कातिल मारने से पहले अपने शिकार की ओर देखता है। एकम ने हंसकर कहा, असल में मैं ये सोच रही थी कि जब मैं उठी तो आप कमरे में नहीं थे। मैं गार्डन में गई तो मैंने वहाँ आपको देखा। अब ऊपर आई तो आप यहाँ हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप यहाँ कब और कैसे आए। मनु बोली, आप सोचती बहुत हैं। अगर मैं गार्डन में दिखा था तो आपने बुलाया क्यों नहीं? आपने किसी और को देखा होगा, क्योंकि मैं तो जिम में था। ये जो अपने सामने कमरा है ना, वो जिम है। मुझे आदत है, उठते ही जिम जाता हूँ। अगर आपको भी जाना है तो चले जाइएगा। मैं किसी से कह दूँगा, आपको वो सारी हवेली घुमा देगा, तब आपको पता चल जाएगा। वैसे मुझे बाहर घूमने की कमी आदत है। आपको शौक है तो आप घूम आया कीजिए, एकम बोला। मनु को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। ये आदमी बहुत ही शातिर है, कितनी सफाई से झूठ बोलता है और झूठ बोलते हुए ज़रा भी नहीं डरता, आंख भी नहीं झपकाता, न ही इसके चेहरे पर कोई भाव ही आता है। लेकिन अगर इसे मेरे बारे में सच पता है तो ये मुझसे पूछता क्यों नहीं? हाँ, वो प्रॉपर्टी की बात कर रही थी। शायद अभी इनके दादाजी ने प्रॉपर्टी इन्हें नहीं दी होगी। जल्दी तैयार हो जाओ, खाना लग गया होगा। तुम्हारी यहाँ पहली सुबह है तो हमें एक साथ जाना होगा। मैं यहीं तुम्हारी वेट करता हूँ, एकम ने नॉर्मल ढंग से कहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। जबकि मनु की धड़कन अब भी काबू नहीं आ रही थी। उसने सूटकेस से कपड़े निकाले और नहाने चली गई। एकम उसे देखकर ये सोचे जा रहा था कि ये किसी भी एंगल से वैसी नहीं है जैसी मानसी की मैंने तस्वीर बना रखी थी। ये उससे कई गुना अच्छी है। इसमें न नखरे हैं, न अकड़ है, और न ही ये ज़िद्दी है। वो सोच रहा था तभी मनु नहाकर आ गई और उसने जल्दी से बिंदी लिपस्टिक लगाई और बालों में कंघी करके तैयार हो गई। एकम देख रहा था कि ये बिना मेकअप किए भी कितनी सुंदर है। फिर उसने सिर हिलाया मानो इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल रहा हो। एकम उसे लेकर नीचे आ गया। वो एक अच्छी बहू की तरह सिर झुकाकर चल रही थी। वो डाइनिंग रूम में आई तो देखा कि सब आ गए थे। मजली, अंतिम और ऋचा भी बैठी थी। अंतिम और मजली भाग कर आकर उसके साथ चलने लगी। भैया भाभी बहुत ही सुंदर है, लहंगे से सुंदर सूट में लग रही हैं। भाभी जी ऐसे ही सज सवर कर रहा कीजिए, इससे भैया को किसी और को देखने की फुर्सत ही नहीं होगी, मजली बोली। अरे तुम दोनों अपनी सीट पर बैठो, मेरी बहू को नजर ना लगा देना। मेरी बहू है, सुंदर तो होगी ही, कहकर उसकी सास ने अपनी आंख से काजल पोंछ कर मनु के कान के पीछे लगा दिया। सब बैठकर खाना खाने लगे। मम्मी ने मनु से पूछा, बेटा आज पहला दिन है सो हमें पता नहीं है कि तुम्हें क्या पसंद है। जो पसंद हो कहकर बनवा लेना। फिर एक नौकरानी को बुलाकर बोली, लता इधर आओ। फिर मनु को उससे मिलाती हुई बोली, बेटा ये लता है, आज से ये तुम्हारी पर्सनल मेड है। कोई काम हो इससे कह देना, ठीक है? मम्मी ने पूछा। जी ठीक है, मनु ने सिर हिलाते हुए कहा। टेबल के सेंटर में मम्मी बैठी थी। एक तरफ मजली, अंतिम और ऋचा बैठी थी। मम्मी के दूसरी तरफ एकम और उसके साथ मनु बैठी थी। मनु को समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की उनके घर क्यों रहती है। अगर पड़ोसन है तो अपने घर जाए, जब बाकी के रिश्तेदार चले गए हैं तो ये यहाँ क्यों है? ऋचा ने भी उसे अपनी तरफ देखते देख लिया था। वो बोली, मनु सॉरी मानसी, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी? जाने क्यों मुझे महसूस हो रहा है कि तुम मुझे अजीब नज़रों से देख रही हो। नहीं नहीं, मैं भला आपको पसंद क्यों नहीं करूँगी? आप तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं तो इसलिए ही देख रही थी कि आपकी ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छी है। मनु ने झट से बात बदली, नहीं तो उसकी पोल खुल जाती।
ऋचा, ये क्या तरीका है बात करने का? ये तुम्हारी भाभी है, इज्जत से बात करो, ये नाम लेकर क्यों बात कर रही हो? एकम बोला। तो क्या हुआ, उम्र में ये मेरी जितनी ही है इसलिए नाम ले लिया, इसमें अपनापन लगता है। अगर इसे बुरा लगा तो आई एम सॉरी। ऋचा ने बात मनु पर छोड़ दी। कोई बात नहीं, जैसे बुलाना चाहो बुला लो, इज्जत लहजे में नहीं दिल में होनी चाहिए, मनु बोली। हाँ बेटी, बिल्कुल सही कहा तुमने, इज्जत तो दिल में होनी चाहिए। चलो अब खाना खा लो, मम्मी बोली। मानसी, तुम चावल लोगी या रोटी? मम्मी ने पूछा। मम्मी जी आप चिंता न करें, मैं अपने आप ले लूँगी, मैं सब कुछ खा लेती हूँ, मनु बोली। वो मम्मी से लेकर चावल डालने लगी, फिर सब्जी लिया और खाने लगी। एकम उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहा था। वो खाना खाकर बोला, मम्मी मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है बेटे जाओ। बेटे अब शादी हो गई है, जल्दी आने की कोशिश करना, मम्मी बोली। ठीक है मम्मी जी कहकर एकम उठकर जाने लगा। ऋचा भी खड़ी हो गई। मैं भी चलती हूँ एकम, मुझे हॉस्टल छोड़ देना, ऋचा बोली। तुम मछली और अंतिम के साथ ही चले जाना, मुझे जल्दी है। फिर मम्मी से बोला, मम्मी इन्हें ड्राइवर के साथ भेज देना, कहकर वो चल दिया। मनु चुपचाप खाने में लगी हुई थी, जैसे उनकी बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन असल में वो हैरान थी कि एकम ने उसे बताया भी नहीं। फिर उसने सोचा कि वो भी पागल है, एकम क्यों बताएगा उसे? उसे तो पता भी नहीं कि वो क्या काम करता है, कहाँ काम करता है। ऋचा को तो पता ही होगा, इसलिए सानी को कह रही है। एकम चला गया और वो खाना खाकर अपने कमरे में आ गई। लता उसके कमरे में आई और बोली, बहू रानी आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं लता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लता जाने लगी तो मनु ने रोक कर कहा, तुम कुछ देर मेरे पास बैठ सकती हो। हाँ जी, मैं आपकी सेवा के लिए ही हूँ, आपकी हर बात मानना ही मेरा काम है, लता बोली। अच्छा चलो, आज से तुम मेरी सहेली हो, सो तुम मुझे बहू रानी नहीं कहोगी, बाकी कुछ भी कह सकती हो। अरे ये कैसे हो सकता है, आप बहू रानी हैं तो सभी आपको बहू रानी ही कहेंगे ना, लता ने कहा। नहीं ऐसा नहीं है, बाकी जो भी कहे तुम बहू रानी नहीं कहोगी। चलो ऐसा करना, दीदी कह लिया करो, मनु ने प्यार से कहा। उसे ध्यान आया कि वो भी मानसी को दीदी ही कहती थी। ठीक है, हाँ दीदी जी ठीक है, लता खुश होकर बोली। अच्छा लता, तुम कहाँ रहती हो? बचपन से यहीं इसी हवेली में रहती हूँ दीदी जी। फिर तो तुम्हें यहाँ के बारे में सब पता होगा, मनु ने पूछा। हाँ दीदी जी, बहुत अच्छे लोग हैं, सभी अच्छे हैं, बड़ी बहू रानी तो बहुत ही अच्छी हैं। वो यहाँ की बहुत बड़ी शख्सियत है, नाम तो सुना ही होगा आपने, सरला देवी। उनकी बेटियां दोनों बीबी जी बहुत ही नर्म दिल हैं, और अपने छोटे ठाकुर का तो कहना ही क्या, बिल्कुल भी ठाकुरों जैसे नहीं है, लता बड़े चाव से बता रही थी। इसी तरह लता सबकी तारीफ करती रही। कुछ देर बाद लता वहाँ से चली गई। मनु अपने फ़ोन पर एकम के बारे में सर्च करने लगी, उसे कहीं कुछ नहीं मिला। लता मनु के कमरे से निकलकर वापस जा रही थी, उसे सरला देवी की खास नौकरानी इमली मिली। वो बोली, लता तुझे ठकुराइन बुला रही हैं। लता उनके कमरे में गई। वो बड़े से सोफे पर महारानी की तरह बैठी थी। लता उनके सामने सर झुकाकर खड़ी हो गई। वो बोली, अरे ऐसे क्यों खड़ी हो, मैंने तो तुम्हें यूं ही बुलाया है, यहाँ आओ। वो उनके पास चली गई। कैसी है मानसी? ठीक है ठकुराइन जी, लता ने डरते हुए कहा। ठीक ही चाहिए, अगर वो ठीक न हुई तो तुम अपने बारे में सोच लेना क्या होगा, सरला पान चबाते हुए बोली। वो लता को सिर से पांव तक घूरती रही। जब देखा कि लता कुछ नहीं कह रही है तो वो फिर बोली, अच्छा क्या बातें हुई तुम दोनों में? जी वो आप सबके बारे में पूछ रही थी, मैंने कह दिया कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, लता बोली। ठीक है, ऐसे ही करते रहना, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि घर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और हाँ, एकम के बारे में तो बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। अगर गलती से भी गलती हुई तो तुम अपनी माँ को भूल जाना, समझी? क्योंकि तुमसे गलती हुई तो डॉक्टर से भी गलती हो सकती है, सरला ने पीकदान उठाकर पीक थूकते हुए कहा। नहीं ठकुराइन जी, मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप मेरी माँ को कुछ न करना, लता हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गई। ठीक है अब जाओ, हमेशा याद रखना कि गलती की सजा क्या होती है, सरला ने हाथ हिलाते हुए कहा। लता वहाँ से चल दी। मनु ने सारा सर्च कर डाला, एकम के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। फिर उसे समझ आया कि अमीर लोग अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए इसे डिलीट करवा देते हैं।
इन्होंने भी करवा दिया होगा, जान का खतरा भी होगा। वो स्टडी में गई और वहाँ की बुक्स देखकर उनमें से कुछ बुक्स बेड पर लेटकर पढ़ने लगी। दोपहर के खाने पर वो अकेली थी। उसने लता से पूछा, बाकी सब कहाँ हैं? ठकुराइन काम से बाहर गई हैं और दोनों बीबियाँ ऋचा दीदी के साथ हॉस्टल चली गई। लता बोली, कमाल है, कोई मुझे मिलकर भी नहीं गई। अगर पता होता तो मैं सुबह ही मिलकर अलविदा कह देती। मनु बोली, हाँ वो कह रही थी मिलने को, पर ठकुराइन ने ही रोक दिया कि कहीं आप सो न रही हो। वो नहीं चाहती थी कि बीबियाँ आपको तंग करे। लता बोली, ओ अच्छा कोई नहीं, कहकर वो खाना खाने लग गई। खाना खाकर वो टहलने लगी। लता उसके साथ होली। वो गार्डन में आ गई। गार्डन में खड़े होकर उसने हवेली को देखा। किसी भूतिया फिल्म की कहानी में दिखने वाले हवेली जैसी हवेली थी। हवेली कई छोटी छोटी हवेलियों में बटी थी। मेन हवेली के बाएं तरफ एक 3 मंजिला छोटी हवेली थी। मनु को तीसरी मंजिल पर जंगले से झांकता सफ़ेद कुर्ते पैजामे में एक आदमी दिखा। वो मनु को ही देख रहा था। मनु ने लता से पूछा, लता वो आदमी कौन है? कौन सा? लता ने पूछा। वो जो तीसरी मंजिल पर खड़ा है। मनु ने उस तरफ हाथ करते हुए कहा। दीदी जी आपको क्या हुआ है? वहाँ कोई भी नहीं है, चलिए अंदर चलिए। कहते हैं दोपहर के वक्त भूत प्रेत घूमते हैं, ये हवेली ऐसी ही है। आप मुझे डराइए मत, लता ने डरते हुए कहा। वो दोनों वापस आ गए। लता उसे कमरे में बिठाकर चली गई। मनु उस आदमी के बारे में सोचती रही। वो भूत नहीं लग रहा था। मनु पढ़ी लिखी थी, वो इन बातों में विश्वास नहीं रखती थी। उसने सोचा कि इस बारे में एकम से बात करूंगी। रात के खाने के वक्त भी मनु अकेली थी। उसने खाना खाया और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। रात में ये हवेली और भी डरावनी लग रही थी। बाहर लगे चीड़ के पत्तों से बहुत डरावनी आवाज़ें आ रही थी। खुले झरोखों से हवा सांसा करती गुजर रही थी। लता बोली, दीदी जी आप दरवाज़ा बंद करके सो जाइएगा। अगर रात में बाहर कोई भी आवाज़ आए, कोई चीखे चिल्लाए, आप दरवाज़ा मत खोलना। क्यों? ऐसा क्यों? दीदी इतनी बड़ी हवेली है, हवा गुजरती है तो आवाज़ें आती रहती हैं। लोगों ने यहाँ अक्सर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी हैं। बस इसलिए कह रही थी, लता ने सफाई देते हुए कहा। एकम जी नहीं आएंगे क्या? मनु ने पूछा। नहीं दीदी जी, उन्होंने आपको बताया नहीं? छोटे ठाकुर का काम बड़े शहर में है, वो वहीं रहते हैं। वो तो शादी के लिए आए थे, फिर चले गए। कब आएंगे ये हम नौकरों को क्या पता? पहले भी ऐसे ही करते हैं? मनु ने पूछा। पिछली दिवाली के बाद वो अब आए थे, बाकी अब शादी हो गई है तो कुछ कह नहीं सकते। अच्छा दीदी जी मैं चलती हूँ, आप भी आराम कर लो, कहकर लता चली गई। मनु को डाइनिंग रूम से अपने कमरे तक आने में भी डर लग रहा था। उसे भूतों से डर नहीं लगता था, उसे हवेलियों में छुपे राजों से डर लगता था। क्या पता वो आदमी कोई हवस का भूखा ठाकुर हो जो अकेली औरतों को हवस का शिकार बनाता हो। ये सोचते ही मनु भागकर अपने कमरे में आकर लेट गई। उसने कमरे की सब खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए। उसे इस हवेली में कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसे याद आया कि उसकी माँ अक्सर कहा करती थी कि इन ठाकुरों को बस औरत का शरीर चाहिए, फिर वो चाहे उनकी बहू उनकी भाभी ही क्यों ना हो। मनु को बस यही डर था कि वो लेटी लेटी दुआ करने लगी कि काश एकम घर आ जाए। मनु अपने बेड पर डरी बैठी थी। रात बहुत हो गई थी पर उसे नींद नहीं आ रही थी। डर के मारे उसका बुरा हाल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपना लैपटॉप निकाला और पढ़ने बैठ गई, पर हल्की सी भी आवाज़ उसे डरा देती। उसकी धड़कन बहुत तेज थी। उसे लग रहा था कि उसका दिल सीने से बाहर निकल जाएगा। वो सोच रही थी कि अगर कुछ हो गया तो वो क्या करेगी। उसे तो एकम का फ़ोन नंबर भी नहीं मालूम। फिर खुद से ही बोली, चल कल देखूंगी, मम्मी से ले लूँगी। फिर वो लैपटॉप पर काम करने लगी। काम करते करते वो सो गई। अगले दिन वो नाश्ते के लिए नीचे आई तो उसने देखा कि मम्मी आ गई थी। उसने उनके चरण छुए और बोली, आप कब आई मम्मी जी? मैं देर रात आई थी बेटा, आओ नाश्ता कर लो, सरला बोली। वो भी बैठकर नाश्ता करने लगी। उसे यहाँ बहुत ही अजीब लगता था। 2 बंदे थे और नाश्ता ऐसे जैसे बारात का हो। उसका दिल करता कि वो पूछे, पर वो सोचती मुझे क्या, शायद इनके शुरू से ही ऐसा होता हो। नाश्ता करके मम्मी जाने लगी तो उसने पूछा, मम्मी जी वो एकम जी घर पर नहीं आए? मुझे उनसे काम था, मेरे पास उनका नंबर नहीं है, आप उनका नंबर देंगी मुझे? बेटा वो दूसरे शहर में कंपनी संभालता है, बिजी होगा।
तुम्हें नंबर देकर नहीं गया तो हो सकता है कि वो तुम्हें नंबर देना ही नहीं चाहता हो। चलो कोई बात नहीं, जब आएगा तब ले लेना, कहकर वो चली गई। मनु वहीं खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रही। आखिर इस घर में ये अब हो क्या रहा है? ये तो बहुत जल्दी बदल गए, अभी कल तक तो बहुत प्यार से बात करती थी। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। वो सारा दिन अपने कमरे में बैठी बोर होती थी, लैपटॉप चलाकर थोड़ा खुश हो लेती थी। फिर एक दिन सुबह उठी तो वाईफाई ही बंद हो गया। अब लता भी उसके कमरे में कम ही आती थी। उसने लता को बुलाया और उससे पूछा, लता आज सुबह से नेट नहीं चल रहा है, उसके बिना तो मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? पता नहीं दीदी जी, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, मैं जाकर ठकुराइन जी से कह देती हूँ, वो ठीक करवा देंगी, लता बोली। उस दिन को गुजरे भी कई दिन गुजर गए। उसे लगता था मानो अब तो वो हवेली में अकेली ही रह रही है। पहले तो फिर भी दिन काट लेती थी, अब नेट न होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाती थी। ऊपर से स्टडी का दरवाज़ा बंद। उसने लता से कहा, लता ये स्टडी का दरवाज़ा भी बंद है, मैं तो बहुत बोर हो गई, किसी से कहकर इसे तो खुलवा दो। लता ने किसी से कहा होगा तो स्टडी का दरवाज़ा खुल गया। वो स्टडी से किताबें उठाकर पढ़ने लगी। वो यह देखकर हैरान थी कि उसकी और एकम की ये चॉइस एक ही थी। अब उसके दिन किसी तरह गुजरने लगे। अकेले होने के कारण वो गार्डन में फूलों से बात करती थी, पेड़ों का हाल चाल पूछती थी। उसने पेड़ पौधों के नाम रख दिए थे। वो घंटों उनसे बातें करती रहती थी। उसे हवेली में न तो मम्मी नजर आई और न ही बाकी के नौकर चाकर। लता भी कभी कभी आ जाया करती थी, वो भी ज़्यादातर गायब ही रहती। वो लगता था कि इस हवेली में कुछ न कुछ तो जरूर चल रहा है, मगर क्या ये उसकी समझ से बाहर था। एक दिन सुबह वो गार्डन में घूम रही थी। उसने फिर तीसरी मंजिल पर उसी आदमी को देखा और अब उसे विश्वास हो गया कि ये आदमी है, भूत नहीं, क्योंकि इस बार उसने स्लीवलेस बनियान पहन रखी थी। उसने सोचा कि भूत कैसे कपड़े बदल सकता है, इसका मतलब है ये भूत नहीं है, ये कोई जिंदा आदमी है। फिर ये कौन है? उसने झट से नजरें फेर ली, लेकिन वो अब भी उसकी तरफ देखे जा रहा था। वो चुपचाप अंदर आ गई। उसने तय किया कि अब वो उस आदमी का पता लगा कर ही रहेगी। उसे धीरे धीरे पता लग रहा था कि ये सब कुछ मम्मी का किया धरा है, लेकिन वो पता किससे करे? चलो लता से पूछूंगी, पर पहले भी उसने कोई जवाब नहीं दिया था। अब न फोन ही चलता था, न किसी का फोन आता था, न ये किसी को कर सकती थी। माँ बाप की तरफ से तो किसी की आस भी नहीं थी कि कोई आएगा। अब बस लता ही उसका सहारा थी। उस दिन शाम को लता चाय देने आई तो उसने लता से कहा, लता मैंने फिर तीसरी मंजिल पर उसी आदमी को देखा, पता नहीं वो कौन है, पर इतना मुझे पता है कि वो भूत तो नहीं है, कहीं उसे कोई तकलीफ तो नहीं है, पता नहीं, मगर मुझे तो कुछ गड़बड़ सी लगती है। लता ने अपने मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रखने का इशारा किया और एक कॉपी पेन उठाकर लिखते हुए बोली, दीदी जी आपको कहा था ना, आप उस तरफ मत देखिएगा, ये बहुत ही खतरनाक भूत है। मेरी एक सहेली को भी दिखता था, फिर वो उसे खा गया, हड्डी भी नहीं मिली बेचारी की। अब आप कुछ नहीं बोलिएगा वरना वो भूत नाराज हो जाएगा, कहकर उसने वो पेज मनु को पकड़ा दिया। मनु ने झट से पेपर पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा था, दीदी जी प्लीज उसके बारे में बात मत करना वरना ठकुराइन जी आपको मार डालेंगी। मैं नहीं चाहती कि इस वजह से आप पर मुसीबत आए। आप बहुत ही अच्छी हैं, आप यहाँ से दूर भाग जाइए, ये जगह आपके लिए नहीं है। मनु ने उसकी तरफ देखा। लता हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोली, आप चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी, कहकर वो चली गई। मनु खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। मनु को कुछ घबराहट हुई। लता भी मम्मी की गुलाम है, पर वो मुझे बचाना चाहती है, कहीं उसकी भी कोई मजबूरी तो नहीं है। उसने उस पर्ची को बार बार पढ़ा। अब भाग जाइए लाइन उसके दिमाग पर हावी हो गई। पर इतनी बड़ी हवेली से भागना आसान नहीं था। उसे तो हवेली के मेन गेट का भी पता नहीं था कि किस तरफ है, भागती किस तरफ। उसने थोड़ा हौसला लिया और सोचा कि वो अब लता से ही हेल्प लेगी। वो सोच ही रही थी कि लता दोबारा आ गई। उसने कहा, आपको मैडम बुला रही हैं। वो लता के साथ चल दी। लता उसे मम्मी के कमरे के बाहर छोड़कर चली गई। वो मम्मी के कमरे में पहली बार आई थी। वो अंदर आई। अंदर की शानो शौकत देखकर पता चलता था कि ये कितनी शौकीन है। मम्मी आराम से सोफे पर बैठी थी। मम्मी ने उसको देखते ही कहा, यहाँ आकर बैठो।
उन्होंने अपने पास सोफे पर हाथ मारकर बैठने का इशारा किया। वो जाकर बैठ गई और बोली, मम्मी जी कैसी हैं आप? बहुत दिन हुए, कोई नहीं आया, आप भी नहीं मिली। सॉरी बेटा जी, वो इलेक्शंस आने वाले हैं इसलिए बिजी रहती हूँ। मुझे पता है तुम्हें परेशानी होती होगी, अजीब लगता होगा, पर क्या करूँ, हमारा काम ही ऐसा है। बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं या कोई और कर नहीं सकता, सो एकम को संभालना पड़ता है। रही एकम की बात तो वो एक आध दिन में वापस आ जाएगा, फिर तुम्हें उसके साथ ही भेज देंगे। फिर ठीक है ना? ठीक है मम्मी जी, वो बोली। कुछ और? हाँ, वो तुम वाईफाई की शिकायत कर रही थी, हमने उन्हें कह दिया है, वो एक दो दिन में ठीक कर देंगे। कोई और बात हो तो कह देना, मम्मी बोली। वो उठकर आने लगी तो मम्मी बोली, सुनो, परसों मैंने एक पार्टी में जाना है। अब तुम कह रही हो कि घर में बैठी बोर हो गई हो तो तुम मेरे साथ चलना, तुम्हारा घूमना फिरना भी हो जाएगा और मैं सबसे तुम्हें मिला भी दूंगी। बाहर निकलकर तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हैं? मतलब कुछ मॉडर्न कपड़े, या साड़ी या सूट? नहीं। फिर कुछ रुक कर उसकी तरफ देख कर बोली, चलो मैं ला कर भेज दूंगी, मम्मी ने बड़े प्यार से कहा। मनु खुश हो गई कि उसे अब बाहर लेकर जाएंगे। उसे लगा कि वो यूं ही उन्हें बुरा समझ रही थी, पर मम्मी तो पहले ही जैसी हैं। हो सकता है उस दिन काम का कोई टेंशन होगा और मैं भी पागल हूँ, इन पर शक किया और लता पर भरोसा। क्या पता लता ही उसे बेवकूफ़ बना रही हो, झूठ बोल रही हो। चलो देखते हैं आगे क्या होता है, सोचकर वो अपने कमरे में आ गई। अगले दिन भी वो गार्डन में गई तो उसने आते ही तीसरी मंजिल की तरफ देखा, लेकिन वहाँ आज कोई नहीं था। पिछली बार के बाद उसे वो नहीं दिखा। वो घर के अंदर आई। पिछले 2-3 दिनों की तरह आज भी घर पर कोई नहीं था, तो उसने सोचा क्यों ना आज तीसरी मंजिल पर जाकर देखा जाए। शाम को वो छुपते छुपाते तीसरी मंजिल पर पहुंच गई। यहाँ बीच में गैलरी थी और उसके दोनों तरफ कमरे थे, जैसे कोई होटल हो। उसने एक खुले कमरे में घुसकर देखा। कमरे में एक दरवाज़ा, 2 खिड़कियाँ थी और बाहर की तरफ बालकनी थी। उसे उस कमरे का पता नहीं चल रहा था जिसकी बालकनी में उसने उस आदमी को देखा था। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो भागकर वहां पहुंची जहां से आवाज़ें आ रही थी। वो पास पहुंची तो उसने सुना कि ये किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ थी। चीख इतनी दर्द भरी थी कि वो भी डर कर चीखने वाली थी कि उसने अपने मुंह को हाथों से दबा लिया और दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। तभी उसे एक आदमी की आवाज़ आई जो अजीब ढंग से गुर्रा रहा था। वो कमरे के पास गई। कमरा बाहर से बंद था। उसने हिम्मत करके उस कमरे की खिड़कियों के अंदर झांका। अंदर का सीन देखकर वो कांप गई। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया, मानो किसी ने खून निचोड़ लिया हो। एक आदमी पागल सा एक लड़की के कपड़े नोच रहा था और बोल रहा था, मुझे जानती नहीं, मैं एकम हूँ, एकम ठाकुर। ये सारी हवेली, ये धन दौलत सब मेरी है। तुम सब मेरी हो। जिसे चाहूँ अपने कमरे में ला सकता हूँ। मम्मी ने कहा है, समझी? तुम सब मेरे खिलौने हो। जब मेरा दिल खेलने को करेगा तो खेलूंगा, जब दिल करेगा तो फेंक दूंगा। कहकर वो उस लड़की के चेहरे को कुत्ते की तरह चाटने लगा। उसका चेहरा घने काले घुघराले बालों से ढका पड़ा था। एकम का नाम सुनकर उसने और भी कसकर मुंह बंद कर लिया। तभी उसे लड़की की आवाज़ सुनाई दी, ठकुराइन जी, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने सच में उन्हें कुछ नहीं बताया, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। सच में ठकुराइन जी, मेरे साथ ये जुल्म न करो, मैं मर जाऊंगी। मनु के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये लता की आवाज़ थी। उसे कुछ देर तो समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। वो कुछ देर दीवार से चिपकी खड़ी रही, फिर वो चल दी। वो बचा बचा कर चल रही थी, मगर घबराहट में उसका पैर किसी चीज़ पर पड़ा और वो लड़खड़ा कर गिरने लगी और दरवाजे से टकराई। दरवाज़ा खुला था, वो अंदर गिर गई थी। तभी उसे मम्मी की गुस्से भरी आवाज़ आई, कौन है वहाँ? फिर कदमों की आवाज़ उसकी तरफ बढ़ती हुई सुनाई दे रही थी। तभी किसी ने उसे अंदर खींचकर वो दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। पास आते कदमों की आहट धीरे धीरे दूर होती गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो बाहर आ गिरेगा। फिर उन्हीं कदमों के वापस आने की आवाज़ आने लगी और जो वापस उसी कमरे में जाकर ख़त्म हो गई। उसके मुंह पर रखे हाथ अपने आप हट गए और आवाज़ आई, ठीक हो बेटी? आवाज़ सुनकर मनु के तो जैसे प्राण पखेरु ही उड़ गए। उसने घबरा कर मुँह ऊपर उठाया तो उसने देखा कि ये वही आदमी है जो उसे उस मंजिल पर बालकनी में खड़े दिखते थे। उसने उनकी बात के जवाब में हाँ में सिर हिलाया और उनकी तरफ देखने लगी।
इनकी आंखें और कद काठी एकम से मेल खाती थी। उसने देखा कि उन्हें जंजीरों से बांधा हुआ था। उसने पूछा, आप कौन हैं? मैं ठाकुर विक्रम हूँ, आरुष और एकम का पिता, वो बोले। क्या? लेकिन मैंने सुना था कि आप पागल हो गए थे और आपकी डेथ हो गई, मनु ने हैरानी से कहा। नहीं, मैं ही ठाकुर विक्रम हूँ, और ये औरत बहुत ही शातिर है। इसने सारे घर का सत्यानाश कर दिया। मेरी पहली पत्नी शिवानी ठाकुर खानदान की थी। हमारा एक बेटा एकम है। ये सरला हमारी पत्नी की सहेली थी। इसकी एक बेटा और एक बेटी थी। इसके पति ने इसे घर से निकाल दिया तो मेरी शिवानी ने इस पर तरस खाकर इसे यहाँ रख लिया। इसने हमें बिजनेसमैन से नेतागिरी में डाल दिया। ये खुद हमारी सेक्रेटरी बन गई। ये बहुत ही शातिर थी। इसने बड़े बड़े नेताओं को अपने सौंदर्य जाल में फंसाकर मुझे मिनिस्टर बनवा दिया। फिर मैं इसकी ओर खिंच गया। हमारी एक बेटी हुई अंतिम। जब ये प्रेग्नेंट हुई तो हमें एकम की माँ को सच्चाई बतानी पड़ी। उसी दिन वो कहीं चली गई। अब हमें लगता है कि उसे भी इसने ही गायब किया होगा या उसे यहाँ से जाने को मजबूर किया होगा। इसने मेरे बेटे एकम को भी अपने बातों में फंसाकर मेरे खिलाफ कर दिया है। जब मैंने इसके खिलाफ बोलना शुरू किया तो फिर इसने मुझे एक दिन रात को यहाँ लाकर लॉकअप में बंद कर दिया और नशे के टीके लगाकर मुझे पागल करार दिया। तब से मैं यहीं पर बंद हूँ। पर बेटा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें अक्सर बाग में घूमते देखा है। जी, मैं एकम की पत्नी हूँ, मानसी। अच्छा, तुम हमारी बहू हो? तुम ठाकुर चरण सिंह की बेटी मानसी हो? अच्छा, मुझे पता था। मैंने जानबूझकर ये शर्त रखी थी कि एकम की शादी तुमसे हो जाए। लेकिन बेटा, तुम्हें एकम यहाँ क्यों छोड़ गया? अपने साथ क्यों नहीं ले गया? जी, मुझे नहीं पता। ये मम्मी की ही कोई चाल ना हो। अगर वो एकम है जिससे मेरी शादी हुई है तो वो कौन है जो साथ वाले कमरे में है? वो खुद को एकम क्यों कह रहा है? और मम्मी उसके पास ही बैठी हैं और उसे कुछ भी नहीं कह रही। मनु को साथ वाले कमरे में उस एकम नाम वाले शख्स को याद आया तो उसने पूछा। ठाकुर विक्रम सिंह ने जो मनु को बताया उसे सुनकर मनु का दिल दहल गया। इस हवेली के पीछे इतना भयानक सच छुपा हुआ होगा यह तो वह सोच भी नहीं सकती थी। क्या मनु एकम से कभी मिल पाएगी? क्या एकम को उसके माता पिता की सच्चाई बता पाएगी? क्या एकम और मनु मिलकर ठाकुर विक्रम सिंह को इस कैद से आज़ाद कर अपने माँ को ढूंढ पाएंगे? क्या एकम के दिल में मनु के लिए प्यार का अंकुर फूट पाएगा? ऐसे और भी बहुत सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। अगर आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।